आज हम बात कर रहे हैं लीगल नोटिस के रिप्लाई के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, नोटिस कैसे ड्राफ्ट करेंगे और नोटिस के प्रोस्पेक्टिव क्या होंगे, और उसके बाद में लीगल नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, लीगल नोटिस कितने प्रकार की होती है, उन सारी चीज़ों पे हमने डिटेल में डिस्कशन की। आज हम बात करते हैं कि नोटिस का रिप्लाई कैसे देंगे। अभी तक हमने बात जो की थी इसके पिछले वीडियो में कि नोटिस कैसे दी जाएगी, नोटिस के कितने फॉर्मेट होंगे, नोटिस का देने का प्रोविजन क्या है, और नोटिस किस किस तरीके से और कौन कौन लोग दे सकते हैं। तो आज पिछली वीडियो जो ऑलरेडी अपडेटेड है और हमारे यूट्यूब चैनल पे लोडेड है, मैंने उस पर डिस्कस किया था कि हाउ टू ड्राफ्ट लीगल नोटिस और लीगल नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा उस पे, और हमने मजीद डिस्कस किया था कि लीगल नोटिस में एक चीज का जिक्र होना ये जरूरी है कि लीगल नोटिस में एक तो जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट के थ्रू दिया जाता है उसे हम लीगल नोटिस कहेंगे, और जो क्लाइंट के थ्रू दिया जाता है उसको हम नोटिस के प्रीव्यू में रखेंगे, नोटिस के प्रीव्यू में रखेंगे। अब बात करते हैं कि अगर कोई लीगल नोटिस दी गई है तो लीगल नोटिस का हम रिप्लाई कैसे करेंगे और लीगल नोटिस का रिप्लाई का फॉर्मेट क्या होगा। तो एक केस में हम आज डिस्कस करेंगे लाइव कि लीगल नोटिस का रिप्लाई कैसे करेंगे। तो रिप्लाई टू लीगल नोटिस, इसी पे आज बेसिक फोकस है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नोटिस कितने प्रकार की होगी, नोटिस किन किन मामलों में दी जा सकती है, नोटिस का प्रारूप क्या होगा, नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा। ये वीडियो अपलोडेड है, आप उसको हमारे यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्लाई टू लीगल नोटिस। अब लीगल नोटिस में रिप्लाई का जो मुद्दा होगा, किसी ने हमारे क्लाइंट को लीगल नोटिस दिया है और लीगल नोटिस का हमें रिप्लाई करना है। तो लीगल नोटिस पे उन्होंने नोटिस इस बात की दी कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से असॉल्ट का केस लगा, और असॉल्ट के केस में उसमें SC ST का भी केस लगा हुआ था। तो उस केस में एक्चुअली SC ST के केस में नॉर्मली स्टे नहीं मिलता है, तो MB की पिटीशन फाइल हुई, FIR क्वेश्चन की, FIR की पिटीशन जो है वो डिसमिसल की तरफ चली गई, और उसके बाद में डिसमिसल के बाद में क्या हुआ कि एक अरेस्ट वारंट इशू हो गया ट्रायल कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट से अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की गई। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से SC ST में मेंटेनेबिलिटी के आधार पे रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये केस हाई कोर्ट में फाइल हुआ, और हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल में इंटरिम ऑर्डर इस बात को मिला, इस बात को मेंशन करते हुए मिला कि ये मैटर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और इस मैटर को मीडिएशन सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाए, और पार्टीज एमिकेबली बिटवीन पार्टीज उसको सेटल कर ले। इसी प्रोविजंस के तहत नोटिस दी गई, मीडिएशन के लिए केस पहुंचा और मीडिएशन के लिए केस गया। अल्टीमेटली मीडिएशन हुआ और मीडिएशन सफल हो गया। अब मीडिएशन के हिसाब से सेक्शन 13B दाखिल करने तक या दाखिल करने के बाद दोनों लोगों के बीच में पैसे का लेन देन जो तय हुआ था उसमें चेक दिया गया, इनिशियल चेक 2.5 लाख का दिया गया था,
और वो चेक बाउंस हो गया ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट, यानी हमारे क्लाइंट के जरिए से जो चेक दिया गया था वो ऑलरेडी चेक बाउंस हो गया। उसके पीछे रीजन ये रहा कि कुछ बैंक की परिस्थितियां रही और ओवरड्राफ्ट लिमिट थी। ओवरड्राफ्ट लिमिट का पैसा बिजनेस बंद होने की वजह से जमा नहीं हो पाया, तो बैंक ने सारे अकाउंट्स को एनपीए डिक्लेयर कर दिया, नॉन परफॉर्मेंस एसेट डिक्लेयर कर दिया। उस पे भी हम सरफेसी एक्ट के तहत एक वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो उसको एनपीए कर दिया। एनपीए करने के बाद में सरफेसी एक्ट के तहत पोजीशन की कार्रवाई शुरू कर दी। अब चूंकि यही परिस्थितियां रही कि ना तो पैसा जमा हो पाया, ना तो इधर क्लियरेंस हो पाई, और सारा अकाउंट को बैंक ने ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है एनपीए डिक्लेरेशन के बाद में। तो इस मामले में, जिस मामले में हमने मेरे क्लाइंट के जरिए से अपनी एक्स वाइफ को चेक दिया था, वो चेक ऑलरेडी बाउंस हो गया। अब उसी में लीगल नोटिस आई। उस लीगल नोटिस का जो रिप्लाई फाइल किया गया है, उसी रिप्लाई को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लीगल नोटिस के फॉर्मेट पे ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है। तो लीगल नोटिस का रिप्लाई हम यहां पे दे रहे हैं। अब उसके फॉर्मेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पे जो शुरुआत इसकी है, रिप्लाई टू लीगल नोटिस। रिप्लाई टू लीगल नोटिस डेटेड 27/10/2023, यानी एक नोटिस दी गई है। इन शॉर्ट, अवलोकित सेठ सन ऑफ इतना, एड्रेस इतना, ये द्वारा अधिवक्ता लीगल नोटिस जब थ्रू काउंसिल दी जाती है तो उसी को लीगल नोटिस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? लीगल नोटिस। और जो क्लाइंट के थ्रू दी जाती है उसको सिर्फ नोटिस बोलते हैं। तो ये एक नोटिस दी गई थी। उन्होंने अल्टीमेटली जो लास्ट का नोटिस का वो है डिक्लेरेशन कि आप अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्त होने के अंदर उक्त चेक की धनराशि मेरी मौकिला को दे दें, वरना मेरी मौकिला आपके विरुद्ध आवश्यक एवं विधिक कार्रवाई करेगी, जिसके खर्चा आपसे वसूल किया जाएगा। ये 27/10/2023 को ये लीगल नोटिस थ्रू काउंसिल मेरे क्लाइंट को प्राप्त हुई, जिसका रिप्लाई 27/10 की नोटिस का रिप्लाई हम यहां पे दे रहे हैं। और 27/10 की लीगल नोटिस प्राप्त हुई थी। आज डेट है 29 को। कल ये 27 की नोटिस कल ये प्राप्त हो गई थी, और आज हम 29 तारीख को लीगल नोटिस का रिप्लाई दे दिए हैं, और उसी लीगल नोटिस का हम आपको ड्राफ्ट शो कर रहे हैं कि रिप्लाई कैसे करेंगे। अब देखिए ये फॉर्मेट है, यहां पे लिखा फ्रॉम, तो मिस्टर अवलोकित सेठ सन ऑफ सन इतना, एड्रेस पूरा कंप्लीट ये लिख दिए। थ्रू लिखना है, यानी थ्रू काउंसिल है। अगर लीगल नोटिस होगा तो उसमें ऑब्वियस है कि काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी थ्रू काउंसिल ही वो जाएगी। यहाँ पे हमने लिख दिया कि सज्जाद हुसैन एडवोकेट चैम्बर नंबर 515 ब्लॉक सी, हाई कोर्ट लखनऊ, यहाँ पे पिन कोड लिख दिया। उसके बाद जिनके जरिए जिस क्लाइंट के द्वारा आया हुआ था, यानी एक्स वाइफ की तरफ से आया था, तो हमने यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर दिया और उनको नोटिस दे दी। अब उसमें लिखा कि आई एम गिविंग यू फॉलोइंग रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस डेटेड 27/10/2023 ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट मिस्टर अवलोकित सेठ। अब यहां से हमारा रिप्लाई शुरू हो गया। ये एड्रेस था और ये हमारा जिस्ट था कि हम किस बात की नोटिस का रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया नोटिस डेटेड 27/10/2023 के परसेंस में हम रिप्लाई फाइल कर रहे हैं या रिप्लाई दे रहे हैं। अब यहां से इस पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हैं कि दैट माय क्लाइंट हैज सबमिटेड एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर 374 ऑफ 2023 in the Honorable High Court of Division Bench Lucknow in case crime number
412 of 2023 is in which Honorable High Court has advised to resolve the dispute through the talks and was sent to the mediation and conciliation center इलाहाबाद लखनऊ। अब उसके बाद में मतलब ये हमने ये लिखा कि मैटर किस वजह से और कैसे मीडिएशन सेंटर गया था, क्योंकि मेन मुद्दा ये था कि कंसिलिएशन एंड मीडिएशन सेंटर के जरिए से ये मैटर रेफर किया गया था। हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी फाइल की गई थी। एंटीसिपेटरी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ करते हुए इस मैटर को कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट मस्ट बी रिजॉल्व बाई मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये मैटर मीडिएशन रेफर हो गया, ये हमने जस्ट लिखा। उसके बाद दैट बाय होल्डिंग टॉक्स बिटवीन यू एंड माय क्लाइंट इन मीडिएशन सेंटर reconciliation was done on condition that my client and you both parties will file a family petition under section 13B यानी 13B है ये 13B हिंदू मैरिज एक्ट फॉर डाइवोर्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे ऑनरेबल जो मीडिएशन सेंटर का ऑब्जर्वेशन था उसे मेंशन कर दिया कि ऑनरेबल मीडिएटर ने यह कहा कि आप 13B की पिटीशन फाएंगे विद द म्यूचुअल कंसेंट बाय द पार्टीज। अब इसमें आगे देखिए कि दैट माय क्लाइंट हैज एग्रीड इन मीडिएशन सेंटर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट ही विल गिव रुपीज 11,50,000 to you in lieu of giving consent for reconciliation in criminal case and divorce matter। तो मेरा क्लाइंट जो एग्री हुआ था वो इस बात को लेकर के कि 11,50,000 हम दे देंगे और सारे मैटर जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए और दोनों लोग बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेकर के अलग हो जाए, इसी बात के लिए कंसेंट दी गई थी और 11,50,000 की बात हुई थी। अब उसमें उसके आगे क्या हुआ, दैट एज पर द कंडीशंस डिसाइडेड इन द मीडिएशन सेंटर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ माय क्लाइंट हैज गिवन यू अ चेक ऑफ रुपीज 2,50,000 एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यानी मीडिएशन में जो तय हुआ था एज पर मीडिएशन, तो हमारे क्लाइंट ने जो पहला इंस्टॉलमेंट दिया 2,50,000 का, उस समय तक सारा मैटर सब कुछ सही सही चल रहा था और चेक दे दिया गया और चेक में 1 महीने का मार्जिन था, लेकिन 1 महीने के बाद मिसहैपनिंग क्या हुई यही हम आगे शो करना चाहेंगे। तो आप केयरफुली इसे पूरे वीडियो को देखें, बहुत इंटरेस्टिंग केस है और इस तरह के केस में बहुत माइंड लगाना पड़ता है कभी कभी। बट अकॉर्डिंग टू द चेक वॉज डिसऑनर्ड रिटर्न टू यू बाय बैंक विदाउट पेमेंट ऑन 17/10/2023 ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। जैसा कि उन्होंने बताया कि रीजंस क्या रहा, तो नोटिस में जो उन्होंने रीजंस लिखा है ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट। अब इन्होंने जो रीजन मेंशनिंग की थी, दैट माय क्लाइंट मिस्टर अवलोकी से गॉट अ डिमांड नोटिस पोजीशन नोटिस अंडर सेक्शन 13(2) सब क्लास 2 ऑफ सरफेसी एक्ट ऑफ 2023 फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा डेटेड 18/10/2023। देखिए जो हमने पेमेंट देने की बात कही थी, उसी पेमेंट देने के बीच में एक फर्दर डेवलपमेंट हो गया कि हमारे क्लाइंट ने बैंक से ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी थी और एफआईआर हो जाने के बाद चूंकि हमारा क्लाइंट को अरेस्ट हिस्ट्री नहीं मिला एमबी की रिट पिटीशन में, उसके बाद अल्टीमेटली इनके पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं रहा जिसकी वजह से इनको छोड़ करके घर छोड़ करके जाना पड़ा। तो अल्टीमेटली जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मिसलिनियस बेंच में एफआईआर क्वेश्चन की रिट पिटीशन फाइल हुई। अल्टीमेटली वो पिटीशन रिजेक्शन की तरफ चली गई। अब क्लाइंट के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो क्रिमिनल कोर्ट में सरेंडर कर दे, सरेंडर कर देगा तो जेल चला जाएगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसकी लीगल रेमेडी के लिए जो डिसमिसल है उस पे और
दीगर रेमेडी क्या होगी या अल्टरनेटिव रेमेडी क्या होगी, उसके उस स्कोप पे बात करना होगा। तो हमारे क्लाइंट की जो CRLP यानी क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटिशन फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग ऑफ अरेस्ट इन अ केस क्राइम लॉज्ड बाय द कंप्लेनेंट एज वेल एज वाइफ, तो उसमें उन्होंने फिर दूसरा ऑप्शन चूज किया, एंटीसिपेटरी की एप्लीकेशन फाइल की, हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की थी। सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के बाद में जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का रिजेक्शन ऑर्डर था उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किए, तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और मैट्रिमोनियल का डिस्प्यूट मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर के थ्रू दोनों लोग उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। वो उसमें एक इंटरिम ऑर्डर मिलने के बाद में दोनों पार्टीज एग्री हुई और थ्रू ऑनरेबल मीडिएटर दोनों लोग एक फाइनल डिसीजंस पे पहुंचे कि दोनों लोग मियां बीवी यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों लोग सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 13 फाइल करेंगे और म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेंगे। उसके लिए एक अमाउंट तय हुआ 11,50,000 रुपए। 11,50,000 रुपए का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 2,50,000 वो पे करना था और वो एक महीने के वेरिएशंस पे चेक दी गई, एक महीने का पोस्ट डेटेड चेक दिया गया। इन बिटवीन क्या हुआ कि एक बैंक लिमिट थी हमारे क्लाइंट की, तो बैंक लिमिट वो बैंक ने उसको जबरदस्ती सरफेसी में नोटिस जारी कर करके और सेक्शन 13 का प्रोसेस इशू कर दिया और सब्सिक्वेंटली उसको बैंक ने पोजीशन मूव कर दिया। फिर उस केस में DRT में केस फाइल करना पड़ा, अपील फाइल करनी पड़ी। अपील फाइल करने के बाद थोड़ा बहुत उस केस में रिलैक्सेशन हुआ। इन बिटवीन इन्होंने चेक फाइल किया और चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। ऐसे में ये नोटिस दी गई है, जिस नोटिस का रिप्लाई हम बता रहे हैं कि लीगल नोटिस रिप्लाई बाय एडवोकेट। दूसरा ये है कि दूसरे फॉर्म पे कि द अथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रोच टू माय क्लाइंट obtaining the loan at very competitive rates during the COVID pandemic, loan and opening OD account bearing number such and such, limit of 20 लाख रुपीस। उसके बाद जो इन्होंने किया कि दैट माय क्लाइंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर इम्प्लीकेटेड इन वेरियस ऑफेंसेस बाय अंडर वेरियस हीनियस ऑफेंस व्हिच आर पनिशेबल द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड आल्सो पनिशेबल अंडर SC/ST एक्ट। FIR की कॉपी लीगल नोटिस में ये मेंशन कर दिया कि इस वजह से, क्योंकि घर छोड़ के जाने की वजह से ये बिजनेस एकदम शट डाउन हो गया, और अगर बिजनेस के प्लेस पे रहते या बिजनेस करते तो अल्टीमेटली अरेस्ट वारंट होने के बाद में उसी पुलिस स्टेशन के अंडर में रहना, तो अल्टीमेटली पुलिस अरेस्ट कर लेती। तो क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अपने को हाइड करने के अलावा, जब तक कि उसको कोई अल्टरनेटिव रेमेडी या किसी तरीके का एंटीसिपेटरी बेल या अरेस्ट स्टे मिल न जाए। उसके बाद में दैट माय क्लाइंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव अप्रोचेस द ऑनरेबल कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन एंड स्टे ऑर्डर फ्रॉम फॉर ऑब्टेनिंग any stay order of arrest, consequently a writ petition filed by client and the same is dismissed, void order dated 21/12/2023 and warrant of arrest has also been issued by the competent court on behest of the police station Aliganj। अब क्योंकि ऑलरेडी अरेस्ट वारंट इशू हो चुका था, तो अब उस मामले में कोई ऑप्शन नहीं था कि वहां बैठ करके बिजनेस करते। तो अल्टीमेटली जब बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद होने के बाद अकाउंट ऑलरेडी NPA हो गया, नॉन परफॉर्मेंस असेट हो गया। तो जब इन्होंने चेक लगाया तो वो चेक डिसऑनर ही होना था, जिसपे उन्होंने लीगल नोटिस दिया। उस लीगल नोटिस का रिप्लाई हमारे थ्रू से दिया जा रहा है, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं
कि हाउ टू ड्राफ्ट रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस। That my client and his family members approaches the Honorable District and Session Judge. Ultimately, District and Session Judge has rejected the plea of anticipatory bail, wide order dated 1/2/2023. उसके बाद that my client and family member have two option. First option पे क्या है कि whether they run the business and open the shop and that time period they go in jail. अगर कोई भी एक्यूज जो हीनियस ऑफेंसेस में है या पनिशेबल अप टू लाइफ है, तो उसमें पुलिस बिना किसी कोर्ट के वारंट को भी अरेस्ट कर सकती है। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि अगर 7 साल तक या 7 साल पे अगर कोई ऑफेंस है या पनिशेबल अप टू 7 ईयर है तो उसमें अरेस्टिंग नहीं होगी, और उसी पे सीआरपीसी का 41(1)(a) कहता है कि लेस देन 7 ईयर पे जब तक आईओ नोटिस नहीं देगा और नोटिस का रिप्लाई नहीं मिल जाता है तब तक कोई विषम परिस्थितियां ना हो या ऐसी कोई स्थिति ना हो जिसकी वजह से वो दूसरे किसी क्राइम में इंडल्ज हो जाए या मुलविस हो जाए, तब तक 7 साल के सेक्शंस जो इंपोज हैं उसमें पनिशेबल जो 7 साल है उसमें अरेस्टिंग नहीं है। लेकिन चूंकि इस केस में 377 लगा हुआ है तो अल्टीमेटली 377 आईपीसी इज पनिशेबल अप टू लाइफ पनिशमेंट है इसमें। और साथ ही साथ एससी एसटी का केस है, पहले एससी एसटी में इंक्वायरी होती थी देन अरेस्टिंग होती थी। 2015 में अमेंडमेंट आया, 2018 में आया, 2021 के अमेंडमेंट पे एससी एसटी में ये आया कि इसमें भी बिना अरेस्ट वारंट लिए हुए पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो अब मेरे क्लाइंट के पास दो ऑप्शन था कि अरे ऐसी स्थिति में बिजनेस को रन करने के लिए अगर बिजनेस चलाते तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पनिशेबल अप टू लाइफ है, उसमें अरेस्टिंग हो सकती थी, नो डाउट। तो ऐसी स्थिति में सेकंड ऑप्शन क्या है कि लीगल रेमेडी तलाश करते, इट टू अवेल, सेकंड ऑप्शन पे इट टू अवेल लीगल रेमेडी एंड अवॉइड अरेस्ट ऑफ माय क्लाइंट इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स हु हैव लेफ्ट द हाउस एंड क्लोज द बिजनेस एंड शॉप मोर देन 8 and 9 months। अब क्योंकि ओडी लिमिट है तो अल्टीमेटली अगर 8 से 9 महीना बिजनेस बंद हो जाएगा और बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो बैंक अल्टीमेटली उसको एनपीए डिक्लेयर कर देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस हिसाब से बैंक ने अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया, इन बिटवीन जो 2.5 लाख का चेक लगाया तो वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर पे ये नोटिस आ गई। अब उसके बाद में लिखा जी का ग्राउंड है कि दैट द बैंक ट्राइज टू harass my client in various ways which कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स। क्योंकि बैंक अब तो रिकवरी के लिए तमाम तरीके के लोगों को रखे रहते हैं और रिकवरी एजेंट प्राइवेट बैंक वगैरह तो प्राइवेट लोगों को भी रखे रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, वरना लोन वाली गाड़ियों पे तो लोग आते थे और 10 मसलमैन को रख करके उठा ले जाते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में आईसीआईसीआई बैंक को की पिटीशन थी, उस पर बहुत डिटेल जजमेंट पास किया है कि अगर इस तरह का कोई व्हीकल लिफ्टिंग का केस आता है तो उनके खिलाफ लूट और डकैती के केस दर्ज किए जाएंगे। तो थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फुली कंप्लायंस ग्राउंड लेवल पे या जमीन लेवल पे नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो नहीं ही है। कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं और डेली इस तरह के केसेस कोर्ट में आते हैं जो कोर्ट की हियरिंग में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति कभी भी खड़ी हो सकती। दैट माई क्लाइंट हैज फाइल इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ सरफेसी एक्ट टू सेव हिज मॉर्गेज हाउस। अब यहाँ पे कॉपी ऑफ अपीयरेंस इशूड डीआरटी डेटेड इतना, यानी मेरे क्लाइंट ने एक जो डीआरटी ने
अकाउंट को एनपीए कर दिया है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट कर दिया, तो उसके लिए और रिकवरी की नोटिस जारी कर दी। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 13 में सरफेसी एक्ट ऑफ 2022 में अपील फाइल की जाती है डीआरटी पे, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उसमें अपील फाइल की गई है, वो अपील पेंडिंग है। अब फाइनली मतलब नोटिस जिसने दिया है यानी एक्स वाइफ ने दिया है, तो उस नोटिस पे रिप्लाई करते समय हमें किस बात की जरूरत है वो उसका जिस्ट यहाँ पे है। अब उसको देखते हैं कि वेयर फॉर कीपिंग इन माइंड एंड द अबव फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस माय क्लाइंट रिक्वेस्ट that you give my client additional time to 3 to 4 month time so that my client can pay you the agreed amount of 10 lakh and 50,000 in 4 equal installment including 2 lakh 50,000 also। तो चूंकि ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई कि चेक बाउंस हो गया, अब चेक बाउंस के केस में या तो एनआई एक्ट के तहत 1881 एनआई एक्ट के तहत 138 में केस फाइल होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फिर लिटिगेशन की शुरुआत हो जाएगी। अब एनआई एक्ट का केस फाइल करने से पहले नोटिस देना मैंडेट है, तो जो उन्होंने नोटिस दिया है इसीलिए इमीडिएट नोटिस का रिप्लाई हमारी तरफ से दिया जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां हो गई थी जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो गया है। तो किसी भी लीगल नोटिस को किस हिसाब से फ्रेम करेंगे और आपके केस में कैसी परिस्थितियां रहती हैं, ये तो वक्त और परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। अब आगे एक अलग से रिक्वेस्ट है कि ड्यू टू एबव कंट्रेरी सर्कमस्टांसेस all account of my client become NPA, therefore you are again requested to please give 3 to 4 month more time to my client in the interest of mankind and justice। तो एक हिसाब से जो उनके जरिए से 15 डेज की नोटिस पे ये कहा गया था, यानी हमारे क्लाइंट को जो 27/10/2023 को नोटिस दी गई थी, नोटिस का जो लास्ट उनका रिक्वेस्ट का फॉर्म है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उक्त चेक की धनराशि मेरे मौकिला को दे दें। यानी टोटल टाइम पीरियड इन्होंने 15 डेज दिया है। अब 15 डेज के अंदर सरफेसी एक्ट की जो अपील फाइल की गई है सेक्शन 17, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो डिसाइड हो सके। यहां पे हमने मेंशन किया सेक्शन 17, वो पॉसिबल ही नहीं कि डिसाइड हो जाए, और जब तक अकाउंट हमारे फ्रीज हैं तब तक पैसा ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। उधर बैंक ने जो है प्रॉपर्टी को जो मार्गेज किया था उसके ऊपर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जरिए से ये कहा गया है कि लिटिगेशन जो डीआरटी में है और जो बैंक के बीच में है 3 से 4 महीना शॉर्ट आउट में होने को लग जाएगा। इसलिए हमने उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करते हुए उनसे ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पे रिक्वेस्ट की है कि 3 से 4 महीने का एडिशनल टाइम लगेगा, तब तक डीआरटी से रिजल्ट आ जाएगा। बैंक के केसेस को क्लोज करते हुए अकाउंट जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट यानी एनपीए हो गया है, वो सारी की सारी होपफुली फंक्शनिंग हो जाएंगी। देन चेक आप बैंक में लगा लीजिए और वो ड्यूज क्लियर हो जाएगा, आगे की प्रोसीडिंग उस पे इनिशिएट हो जाएगी। फाइनली हम आज डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू रिप्लाई लीगल नोटिस, तो और उसकी लीगल नोटिस की रिप्लाई का फॉर्मेट क्या होगा, इस पे आज हम डिस्कस कर रहे थे। और हम बताना ये चाह रहे थे कि लीगल नोटिस का जो फॉर्मेट होगा वो उस पे आपको सीक्वेंस में रिप्लाई करना होगा। और ये लीगल नोटिस अगर एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रैक्टिशनर के थ्रू दी जाती है तो उसको लीगल नोटिस कहेंगे, और अगर क्लाइंट के जरिए से नोटिस अगर उसका रिप्लाई दिया जाता है तो सिंपली वो रिप्लाई होगा। और अगर क्लाइंट किसी चीज का डिमांड करता है
तो उसको सिर्फ डिमांड नोटिस कहेंगे। अगर थ्रू काउंसिल डिमांड की जाती है तो उसको लीगल नोटिस के रूप में, जैसा कि सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिफाइन है, एनआई यानी एनआई एक्ट में भी इसका जिक्र है, 138 में भी, और टीपीए एक्ट का 106 सेक्शन में भी डिफाइन है। तो नोटिस के फॉर्मेट पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर नोटिस आपको दी गई है तो उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, और अल्टीमेटली उसके फॉर्मेट का जो रिक्वेस्ट का आप रिप्लाई करेंगे, आप उससे कैसे रिक्वेस्ट सीक करेंगे, या टाइम एक्सटेंशन की बात कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो होपफुली उम्मीद है कि आप लीगल नोटिस के रिप्लाई को के फॉर्मेट को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।